Good evening, everybody. Namaskar. Good evening, everybody. Namaskar. मैं डॉक्टर रागिनी मंडलिक from Nagpur on behalf of Rotary Club of Nagpur Downtown and Stree Jana NGO from Mumbai. I'm starting the series for women. To begin with, today I'm starting with relationship and women's health. मेरा कहने का मतलब ये है कि औरतों का हेल्थ और उसका इमोशनल स्टेटस रिलेशनशिप्स के कारण इसका कितना गहरा संबंध है, इसके बारे में मैं आज कुछ पहलू आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। मेरा सेशन होने के बाद में जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूंगी और आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शाहिना जी का, जिन्होंने आज हमारे RCNDT के साथ ज्वाइन होने का डिसीजन लिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और RCNDT रोटरी क्लब ऑफ नागपुर डाउनटाउन के प्रेसिडेंट मिस्टर निशिकांत काशीकर और सेक्रेटरी मिसेस मिसेस मई, इन दोनों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। इन्होंने मेरे को आज ये अपॉर्चुनिटी दी। तो आज का सेशन कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। इस टॉक के पहले मैं आपको कुछ रोटरी क्लब ऑफ नागपुर डाउनटाउन के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। मैं ये रोटरी क्लब की मेंबर पिछले 2 से 3 साल से हूँ। हमने काफी हेल्थ चेकअप कैंप, उसके बाद में औरतों के और लड़कियों के माहवारी के रिलेशन में जो तकलीफें रहती है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हर स्कूल में जाके कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की लड़कियों के प्रॉब्लम समझने की कोशिश की है। वो प्रॉब्लम चाहे पीरियड से रिलेटेड हो, मानसिकता से रिलेटेड हो या कोई और किसी अफेयर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, घर के स्ट्रेस से रिलेटेड हो, हर चीज जाके हमने पर्सनली प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मैं उनके साथ में और पूरी रोटरी की टीम हम लोग वहां जाते थे। हर स्कूल में कुछ 1 आध घंटे का वो सेशन होता था, इंटरैक्टिव सेशन रहता था। और वो सेशन, उसमें हम लोग लड़कियों की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते थे और उसके साथ में हम उनकी कुछ मदद अगर कर सकते हैं रोटरी की तरफ से तो जरूर कोशिश करते थे और हमने की भी है। तो इस तरह से रोटरी का हेल्थ एस्पेक्ट से रिलेटेड जो इशू है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इस साल उसका हमने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ करके उसको नाम दिया है। लेकिन ये काम मीनल देहाड्राय जब प्रेसिडेंट थी तब से कार्य मैंने शुरू किया है। वो तो रोटरी तो कई सालों से कर रही है, लेकिन मैंने जब रोटरी ज्वाइन किया तब से मैंने इसमें सहभाग लिया है और बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, अच्छा फील हुआ है। हर किसी के प्रॉब्लम समझने और उसको सॉल्व करने में जो समाधान मिलता है, वो मैंने रोटरी के प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस किया है। तो नाउ अभी मैं ये मेरा टॉपिक, अपना टाइमिंग है 4:15, तो एक 5 मिनट में, 5-10 मिनट में ये टॉपिक शुरू करूंगी। प्रतीक्षा मई मैडम जो है, उनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज वेरी गुड एट हार्ट। जिस तरह से उन्होंने मेरे को इसमें शामिल किया, निशिकांत जी ने और प्रतीक्षा जी ने,
बहुत अच्छा लगा। इट इज़ लाइक होमली एटमॉस्फेयर। हर टेन्योर में, हर प्रेसिडेंट टेन्योर में, जितने भी टेन्योर मैंने अटेंड किए हैं, आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड आई हैड ऑलवेज अ फैमिली फीलिंग विद द रोटरी पीपल। इसलिए मैंने हर साल सोचा कि अपनी तरफ से कोई तो रोटरी को कंट्रीब्यूशन करते हैं। अभी इस साल कोरोना कोविड के कारण हम लोग पर्सनली हर जो प्रोग्राम कंडक्ट करना है वो वहां जाके लाइव 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से, और हेल्थ एस्पेक्ट को सोचते हुए वो ना करे तो बेटर है। इसलिए इस बार हमने पहली बार फेसबुक लाइव का सपोर्ट लिया है। फेसबुक लाइव से काफी लोगों तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। मेरे हिसाब से ये कोशिश हमको ज़रूर सक्सेस देगी, और जब ये कोविड का एरा खत्म हो जाएगा और हम लोग 1-to-1 एक दूसरे से मिल सकेंगे, मैं हर जगह जा सकूंगी, तब मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि हर एक जगह जाके अपना अ, जो अपने जो टॉपिक्स है वो पर्सनली डायरेक्टली जाके वो ग्रुप को एड्रेस करूंगी। आप अपने अभी भी आपको कुछ ऐसे सवाल है जो मैंने कवर करने चाहिए, ऐसा आपको लगता है? जो भी ज्वाइन होता है इसमें आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, ताकि प्रोग्राम शुरू करने के पहले वो क्वेश्चंस अगर मैं देख लूं तो उसको मैं मेरे टॉक में शामिल कर सकती हूँ। ये सेशन अपना रहेगा वैसे हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा बहुत मराठी का कॉम्बिनेशन रहेगा। कुछ चीजें मराठी में एक्सप्रेस करना मैं कंफर्टेबल रहूंगी तो मैं वो मराठी लैंग्वेज यूज करूंगी, कभी इंग्लिश कभी हिंदी। हिंदी वैसे यूनिवर्सली काफी लोगों को समझ आती है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी को ही मैं हिंदी में ही मैं बोलूं। बेसिकली रिलेशनशिप या कोई भी इस पे प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं एक मराठी पोएम नैरेट करना चाहूंगी। वो पोएम नैरेट करने के बाद में, बोलने के बाद में, अगर आपको उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया ऐसा मेरे को महसूस होता है, तो मैं वो पोएम को फिर से अलग भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सब लोगों को इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आप सब लोग जो भी प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहे हैं तो उसमें से बाहर निकलने की आपको आपको रास्ता मिले, और आप यू लीड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। Because women, you know what happened with every woman is she does everything for everyone. She's so happy to work for her family, her relatives, her children, her job. Even if she's working, she wants to keep all the working staff around her happy and contented. But you know what happens at the end of the day? She sometimes, not always, she feels that why am I not happy? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि उसका जवाब वो ढूंढते ढूंढते उसको 40-45 साल की उम्र उसकी निकल जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, 40-45 साल की जब उम्र आती है तब वो औरत को ऐसा लगता है कि मैं तो सबके लिए इतना कर रही हूँ, सब कोई हर एक के बारे में मैं सोच रही हूँ, हर एक की नीड्स को मैं समझ रही हूँ, सब कुछ करना मेरा चालू ही है। बट क्यों सबको ऐसा नहीं लगता है कि मुझ में भी कुछ है, मैं भी अच्छी हूँ, मेरे को कोई अच्छे से बर्ताव मेरे साथ क्यों नहीं होता है हर जगह? मैं ही हर एक के बारे में सोचती हूँ, ऐसा क्यों? सब लोग मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? और फिर आता है फेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फेज ऑफ नर्वसनेस, फेज ऑफ डिप्रेशन, समटाइम्स लोनलीनेस, ये सारी चीजें आती है। फिर क्या होता है कि चिड़चिड़ानापन बढ़ जाता है।
ये मैं मानती हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, कि 45 साल की उम्र के बाद में मेनोपॉज के पहले के 5 साल के पीरियड में चिड़चिड़ापन या हॉट फ्लशेस या कुछ अचानक से रोना वगैरह, ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। बट इसकी शुरुआत वहां से होती है, फ्रस्ट्रेशन से, जब तुम खुद अपने आप से खुश नहीं रहते हो, और फिर भी ब्लेम इट ऑन मेनी अ टाइम्स, कि घर वालों पे, घर के आजू बाजू की परिस्थिति को, और फिर एट द एंड डॉक्टर भी बोलता है कि नहीं, पेरीमेनोपॉजल है। ठीक है, इट इज ऑल ओके, सब ये हर कोई 50% कंट्रीब्यूट करता है, बट नॉट 100%। अल्टीमेटली व्हाट आई फील लाइक टू कन्वे, कि अपने आप की दोस्त बनो, अपने आप पे प्रेम करना सीखो, अपने आप को प्रेज करो। दिन में एक बार सोने के पहले अपने आप को हग करो, अपने आप को गले लगाओ। बहुत मुश्किल नहीं है, सबको गले लगाने से दूसरों को खुशी मिलती है, अपने आप को गले लगाने से अपने को खुशी मिलती है। इसका एहसास तब होगा जब ये आप करोगे। तो मेरे हिसाब से जो भी लोग ये सुन रहे हैं, अगर इस चीज का अवलंब करेंगे, ये चीज करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ परसेंटेज ऑफ फीलिंग फील गुड फैक्टर उनकी लाइफ में जरूर ऐड होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगी, कि आजकल क्या हो रहा है कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में ये फर्क आ रहा है, की जैसे पहिले कैसा था, बाईचं काम होतं चूल आणि मूल. नोकरी फार कमी वेळेला करायची, शिकलेली जरी असली तरी तिची प्रायोरिटी असायची घर सांभाळणं. उसका घर घर की तरफ ध्यान देना ये उसका पहला कर्तव्य हो रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है, विमेन आर एट पार विथ मेन। हर लड़की पढ़ती है, जॉब करती है, शादी से पहले से वो या तो जॉब या बिजनेस या कुछ ना कुछ करती है। तो इसके कारण क्या होता है कि शी इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और फिर शादी के बाद में उसको घर तो संभालना ही है, बिकॉज दैट कम्स अलोंग विथ योर मैरिड लाइफ। तो उसके साथ में फिर बाहर के काम, खुद का प्रोफेशनल जॉब या जो भी है उसको संभालना, बाकी बैंक के काम को, बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप करना, एंड उसके सोशल सर्कल्स को मेंटेन करना। ये सारी चीजों में क्या होता है कि शी tries to, sometimes it happens, not always, she tries to become superwoman. She tries to manage all fronts. And what her husband starts feeling, ठीक है, if she is happy managing everything, let her manage. And she keeps on managing it for me years together. But ultimately क्या होता है, after few years or so, when her increases, and then she feels exhausted more earlier than what she used to feel initially. Then she starts feeling, why should I only do everything? Why is he only working, coming home, having lunch, dinner, and visiting all social sites on mobile or laptop, and then going off to bed? Then she starts blaming, it is all because you have given all the responsibilities to me, मेरे को ही सब संभालना है, घर भी, बाहर का भी, रिश्ते भी, फलाना 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 फलाना, and then starts the fight at home. Initially it is sort of cold war, then sometimes that war uh, percolates in your children's life, and later on what happens is, then the differences go to such a peak level that interpersonal relationship starts affecting. So what I feel, see, I don't mean to say that the husband is not at fault, but who made him think that you can do everything? You know, that time you are so happy. मैं कर लूंगी, I can drive, I can do this, I can. Then did you give a thought कि कुछ जिम्मेदारियां उस पे भी डाल दो, कुछ अपने पास रखो, बैलेंस द थिंग्स, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मेरी उम्र कम है, बट मैं जब थोड़ा सा मिडिल एज या मेरी उम्र बढ़ेगी तो यही कैपेसिटी मेरे में रहेगी क्या? नहीं ना।
तो तब जाके अचानक से हाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर हस्बैंड एंड योर फैमिली टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव आफ्टर 15-20 years of married life? Is that possible? So that time, the blame game starts, and the blame game is the first thing which ruins your relationship. So I think जो अपने साथ हुआ है वो आगे की पीढ़ी के साथ ना हो, इसलिए एटलीस्ट एक माँ, एक काउंसलर, एक गार्डियन करके अपने बच्चों को उसका इंसाइट दो, उनको समझाने की कोशिश करो कि लाइफ में जो गलतियां मेरे से हुई है बेटा वो तुम मत करो। बिकॉज रिश्ते क्या होते हैं, इट इज लाइक अ ट्रैक ऑफ रेलवे, they run parallelly but they cannot survive without each other. The train is like your children, your family. The train is always smoothly running when the tracks are intact. So try to be parallel and intact, connect whenever needed, change the track whenever it is necessary. So अभी समाचार हो गए तो मैं मेरा सेशन शुरू करना चाहूंगी विथ अ मराठी पोएम। नाती, रिलेशन्स। नाते असावे आपुलकीचे, नाते असावे आपुलकीचे, नकोच नुसते नाव। रिश्तों में अपनापन रहना चाहिए, सिर्फ नाम से नहीं बनते हैं रिश्ते। तिथे असावी काळजी, प्रीती नको, तिथे असावी काळजी आणि प्रीती, नकोच खोटा आव। हर रिश्ते में एक फिक्र का एहसास होना चाहिए, प्यार का एहसास होना चाहिए, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल रंग नहीं आना चाहिए, ये इसका मतलब है। त्या नात्याला अर्थ असावा, नकोच खोटा भाव। रेशीम धागे गुंफलेले हे नको बड्यांचा गाव। हसत हसत झेलावे तिथे सुख दुःखाचे घाव। तोल सावरावे परस्परांचे, आधाराने पैल तीराला न्याव। रंग असावे ताजे गुलाबी, नकोच नुसती काव। पारदर्शीपणा असावा तिथे, पारदर्शीपणा असावा तिथे, लपवा छपवीला नसावा वाव। दिखाऊपणा नकोच, दिखाऊपणा नकोच मुळी, हृदयामध्ये असावा ठाव। एकोप्याने खेळावा तिथे, एकोप्याने खेळावा तिथे नात्यांमधला डाव। जिंकण्यासाठी या डावाला, जिंकण्यासाठी या डावाला घ्यावी दोघांनीही धाव। जोपासण्यासाठी नाती गोती नात्यांमध्ये एकरूप व्हावं। जोपासण्यासाठी नाती गोती नात्यांमध्ये एकरूप व्हावं। मैत्रीच्या सुसंस्कृत सुसंपन्न सुदृढ नात्यावरून ओवाळावा जीव। मैत्रीच्या सुसंस्कृत सुसंपन्न सुदृढ नात्यावरूनही ओवाळावा जीव। समृद्धीसह सतेज सुखद स्पंदनाने नात्यांचेच गुणगान गाव। अभी जो मैंने एक पोएम नैरेट की, उसका मतलब एक दो लाइन में मैं बताना चाहूंगी। कोई भी रिश्ता तभी रिश्ता कहलाता है जब उसमें अपनापन, प्रेम, दोनों की भावनाएं रहती है। और हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए दो रिश्ता, कोई भी रिश्ता दो व्यक्ति के सिवा नहीं बन सकता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो माँ बेटी हो, चाहे वो सास बहू हो, एनीवन। तो रिश्ता कहने के बाद दो कम से कम लोग उसमें आते हैं। हर दो, उन दो लोगों ने जो रिश्ता बनाते हैं कोई भी, हर प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए साथ रहना जरूरी है। अपने विचार एक दूसरे को शेयर करके एक दूसरे का विचार समझने की और उसको रिस्पेक्ट करने की भावना जरूरी है। और उसके साथ में ये कॉन्फिडेंस एक दूसरे को देना जरूरी है। जब कोई एक गिरता है तो दूसरे ने उसको हाथ देना उतना ही जरूरी है। इतना कह के मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करती हूँ। हर औरत, हर कोई जो मेरा ये भाषण कहूंगी या जो भी
रिलेशनशिप्स के बारे में मैं बोल रही हूँ, जो सुन रहा है, मैं फिर से उनको कहना चाहूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। आप आपके सवाल कमेंट बॉक्स में जो आपके सामने लाइव सेशन में दिखते हैं, उसमें प्लीज टाइप करके डालते जाइए। जितने हो सके क्वेश्चन मैं ये सेशन में कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। रिश्ता किस तरह से बनता है, इसकी शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगी। कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक आदमी को दूसरे आदमी के लिए एक स्पेस रखने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत है। अपेक्षा जरूर रखो, लेकिन इतनी भी मत रखो कि वो अपेक्षा के कारण सामने वाला बंदा सांस भी ना ले पाए। तो इस तरह से हर रिश्ते को अपने हिसाब से मत तोलो, सामने का भी सोचो, सामने वाले के हिसाब से भी तोलने की कोशिश करो। आजकल एक्सक्यूज मी, आजकल काफी जगह पे कोरोना के कारण हम लोग देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में ही रादर हर जगह पे जब से लॉकडाउन हुआ है, काफी लोग घर के अंदर बंदिस्त हो गए हैं। बाहर जाना रेस्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि वो इन्फेक्शन, वो बीमारी सब तरफ ना फैले, इसलिए सरकार ने लिए हुए कदम को हम रिस्पेक्ट करके कम से कम बाहर निकलने की हम कोशिश करते हैं। बाहर जाते समय जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, पब्लिक प्लेस में ज्यादा लोग गैदर नहीं होना, एक दूसरे के से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, हर चीज फॉलो करते हैं। तो इनिशियली लॉकडाउन जब अचानक से आया अपने इधर मार्च में, लोगों को लगा चलो बहुत सालों से अपन से भाग रहे, अभी कुछ दिन अपने आराम के दिन है। तो कुछ एक आध महीना, 2-3 हफ्ते सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। घर में रहना, खाना पीना, सोना, घर के काम काज में, सॉरी, हाथ बटाना, हर चीज में नयापन था ना, इसलिए उन्होंने एंजॉय किया। बट क्या हुआ, धीरे धीरे ये करते करते बोरियत सी होने लगी और प्रॉब्लम्स शुरू हुए। कैसे प्रॉब्लम शुरू हुए कि अभी तक कितने साल बीत गए, अपने यहाँ क्या हो रहा था, everyone was running out for success, for money, for fame, for name, काफी चीज। बच्चे भी बाहर, माँ बाप भी बाहर, घर पूरा सर्वेंट के भरोसे लॉक करके निकल गए। एट द एंड ऑफ द डे सब लोग थक हार के घर आते। कभी काफी घरों में तो दोनों टाइम का खाना भी एक साथ बच्चों के साथ फैमिली डिनर या लंच ऑलमोस्ट बंद सा हो गया था। और अगर भी एक साथ रहा तो हर कोई अपना अपना मोबाइल, सोशल मीडिया उसमें, क्योंकि दिन भर अपने काम में अपने को फुर्सत नहीं है, तो अभी उसके उसको भी टाइम दो। तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये सारी का एक दूसरे के साथ वक्त बिताना भूल से गए थे हम लोग। हर रिश्ता, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो। और क्या हो गया लॉकडाउन के बाद में, सब लोग एक साथ घर में एक दूसरे को देख रहे हैं एज इफ वी आर एलियंस टू ईच अदर। अरे बाप रे, इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना है, वाह, सो डिफिकल्ट। ये 2-3 हफ्ते के बाद लगने लगा, क्योंकि वाइफ को लगता था हर एक इसमें मेरा डिसीजन, मैं घर में कैसे मैनेज करूं। भाई हस्बैंड इज पोकिंग हिज नोज, क्यों वो बार बार ये करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। धीरे 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 बच्चों की माँ बाप के साथ, माँ बाप की बच्चों के साथ, हस्बैंड की वाइफ के साथ, वाइफ की हस्बैंड के साथ अनबन अनबन सी शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ, घर का वातावरण थोड़ा सा मलिन होने लगा। एवरीवन स्टार्टेड कि हट यार, अभी बाहर निकलना पड़ता, फिर दोस्तों के साथ जूम पे मीटिंग, बात करना, गप्पे लड़ाना, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि इन फ्यू फैमिलीज, फ्यू पीपल ऑल्सो मस्ट हैव इंट्रोस्पेक्टेड देमसेल्व्स, एंड बाय स्टेइंग होम फॉर ऑलमोस्ट 2 months,
they must have enjoyed reconnecting with each other. Few may not have done so, but those who have actually enjoyed, मेरे हिसाब से उनका लाइफ की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. उनको लगने लगा कि अपने घर के लोग भी कुछ बुरे लोग नहीं हैं. व्हाट्सएप पे दूर दूर के बहुत पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ कनेक्ट होते थे हम लोग, लेकिन घर के लोगों से कनेक्टेड थे क्या? घर के लोगों के, घर की औरत के, घर के अपने बच्चों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, उनके प्रॉब्लम्स नहीं है, बच्चों को क्या चाहिए अपने से? पैसा तो चाहिए, बिकॉज दे वांट टू ग्रो अप, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू गेट एजुकेटेड, बट दे वांट आवर टाइम, आवर कंसर्न फॉर देम, आवर अवेलेबिलिटी फॉर देम. ये तो उनको नहीं मिलता था. अचानक से जब से वो मिलने लगा, आई हैव सीन माई सेल्फ दैट द हैप्पीनेस ऑन द चिल्ड्रंस फेस, इतना अच्छा लगता है कि घर में दोनों टाइम पूरी फैमिली एक साथ है, खाना खा रही है, गप्पे मार रही है, रात को एक साथ मूवीज देख रहे हैं, मूवीज देखते समय मूवीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है. यू नो, ये जो गिव एंड टेक रहता है ना बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा रहता है. इट इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी. एंड बून इन डिस्गाइज बोल सकते हैं. कोविड हैज गिवन अस the opportunity to reconnect with our own family which we had forgotten long back. अपना क्या रहता था, 6 दिन काम करो दिन रात, और 7वें दिन 6 दिन काम करने के कारण दोस्तों से नहीं मिल पाया, फिर से अगले हफ्ते में बिजी हूँ मैं, तो दोस्तों से मिलो, पार्टीज जाओ. हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में पार्टीज करते थे, ऐसा नहीं है. बट देन व्हाट अबाउट बच्चों को छोड़ दो, एक दूसरे को छोड़ दो. Doesn't your home need you to be at home? उसमें भी एक जान होती है, उसको भी अपनापन चाहिए. मेरे हिसाब से आज हर घर, एवरी होम इज रीजुविनेटिंग, फिर से जिंदा हो रहे हैं हर घर. दीवारों में जान आ रही है, बिकॉज हम लोग एक साथ रह रहे हैं, वो देख के अच्छा लग रहा है उनको भी. बिकॉज घर इंसानों से बनता है, दीवारों से तो स्ट्रक्चर्स खड़े रहते हैं. बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप्स आजकल के दौर में ज्यादा प्रॉब्लम्स में से जा रही है. इवन पहले भी ये प्रॉब्लम्स थे, ऐसा नहीं है. जमाने से डिफरेंसेस आ रहे हैं. पहले इस एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन. टू बिगिन विथ, शादी हो जाती है, कभी वो अरेंज मैरिज होती है, कभी लव मैरिज होती है. अल्टीमेटली शादी के बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों पे अलग अलग जिम्मेदारियां आती है. जिम्मेदारियां निभाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है. किसी को घर के फ्रंट पे मेहनत करना पड़ता है, किसी को ऑफिस फ्रंट पे पैसा कमाने के लिए. तो ऐसी बातों से क्या होता है कि धीरे धीरे एक दूसरे के हर पहलू को हम लोग देखते हैं, समझते हैं. थोड़े थोड़े इनिशियली नए घर में वो लड़की को भी एडजस्ट होना आसान नहीं होता है, वो भी अपना घर छोड़ के आती है, बट फिर भी टू गेट मैरिड इज बाय चॉइस ऑफ द गर्ल ऑल्सो ना. तो शी कैन नॉट ब्लेम हर हस्बैंड दैट मैं मेरा घर छोड़ के आई हूँ, तुम तो तुम्हारे घर में रह रहे हो. तुमको किसी ने जबरदस्ती शादी करके नहीं लाया है ना. यू आर विथ योर ओन चॉइस, यू हैव एंटर्ड द न्यू होम. तो उसको अपना बनाओ, टाइम लगेगा. And don't expect that your husband will suddenly listen to whatever you will say. उनके उसके पेरेंट्स के इश्यूज, ये सारे इश्यूज उसको बोलो और वो तुरंत आपकी तरफ से खड़े रह के आपको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं हो सकता. आप अपने आप को उसकी जगह रखो. इज दैट सो इजी? See, he is staying with his own family, but he has one more responsibility to make you and his family connect and be happy. तो उसके लिए अपने तरफ से हमने भी कोशिश करनी चाहिए. एक्सपेक्टेशंस रहते हैं शुरू में अपने को भी कुछ चीजें पसंद नहीं आती है. धीरे धीरे हर चीज
सॉर्ट आउट करने के लिए ओपन अप रहना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन के भी तरीके होते हैं। कभी भी शांति से वो प्रॉब्लम जब रहता है उसको सेटल होने के बाद में जनरल डिस्कशन में उसको डिस्कस करो, अपना पर्सपेक्टिव बताओ, सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनने की कोशिश करो और उसके बाद में धीरे धीरे एक एक पहलू को समझने की कोशिश करके रिश्ता मजबूत बनाओ। इसी तरह से आज इतने सालों से हम लोग जब शादी करके रहते हैं दूसरों के घरों में, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दोज हु आर नॉट मैरिड और दोज हु बाय चॉइस डिड नॉट गेट मैरिड, उनको भी उनका जो पहले का घर है वहां पे रहना आफ्टर अ पर्टिकुलर एज इज एक्चुअली बिकम्स एन एडजस्टमेंट। क्योंकि बाकी सब लोग तो अपनी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर लेते हैं, उनको इसको उनके लाइफ में एंट्री देना और इसको उनकी लाइफ के साथ एडजस्ट करना, ये ससुराल से कम एडजस्टमेंट नहीं होती है ना। सो तुम माँ बाप के साथ रहो या इन लॉज के साथ रहो, हस्बैंड के साथ रहो या भाई बहन के साथ रहो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आने ही है, झगड़े होने ही है, कहीं ना कहीं विचार टकराने ही है एक दूसरे से। बट बेसिकली अगर उसको हर रिश्ते को इस एंगल से देखा जाए, ये ठीक है, कब कल मेरे को गुस्सा आया था, मैंने थोड़ा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आज जाके मैं बात कर लूंगी। मम्मी मम्मी से नाराज होते हैं तो अपन जाके दूसरे दिन बात कर लेते, मम्मी भी अपने से आके बात कर लेती है। तो यही रिश्ता तुम ससुराल में हर हर एक से के साथ क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दिमाग में डाला हुआ रहता है काफी लड़कियों के कि सास ऐसी होती है, ससुराल के लोग ऐसे होते हैं एंड फलाना फलाना सी। किसी ने कुछ भी बोला तो भी तुम्हारे को अपना दिमाग है, अपनी आईसाइट है, इनसाइट है। तुम सोचो ना, अगर इस घर में तुमको रहना है आगे की पूरी जिंदगी, तो तुमको उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना है, वो करो। तो इसी तरह से लड़कियों को बचपन से ही माँ बाप ने इस तरह से बड़ा करना चाहिए कि उसको ये बताना है कि जैसे देखो, लड़की 10-11 साल की होती है तो हर माँ ने उसको ये बताना चाहिए कि बेटा अभी तेरे को ऐसे ऐसे तेरे में चेंजेस आएंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, फिर तेरे को एक्सिलरी हेयर आएंगे, फिर तेरे पीरियड्स शुरू होंगे, पीरियड्स क्या रहते हैं, फिर तेरे को कैसा ब्लीडिंग होता है, तब तूने क्या क्या करना है, कितनी कौन सी तकलीफ हुई तो मेरे को बताना है, ऐसी चीजें। तो उस समय पे साइमल्टेनियसली हर माँ ने अपनी बेटी को ये भी बताना जरूरी है कि अभी तो बड़ी हो रही है, अभी तेरी पढ़ाई तो साथ में चल रही है, बट उसके साथ में उसको जो जिसको अपन संस्कार बोलते हैं, इस तरह के संस्कार भी देने चाहिए कि पढ़ाई के साथ में अपना घर, अपनी कुछ घर की जिम्मेदारियां, लड़के को भी आई डोंट मीन टू से कि सिर्फ लड़की के साथ ये करना चाहिए। ये लड़की का एग्जाम्पल मैंने लिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, इसलिए मैंने लड़की के बारे में बोलना शुरू किया। तो जैसे घर में भगवान का घर होता है, पूजा घर होता है, घर से बाहर निकलते समय पहले भगवान के चरण स्पर्श करके निकलो, क्योंकि वही है जिसने आज हमको यहाँ तक पहुंचाया है। घर में कोई आता है तो बड़ों का रिस्पेक्ट करो, उनको उनके लिए कुछ बेसिक चीजें सिखाना जरूरी है। और फिर धीरे धीरे जैसे लड़की बड़ी होती है तो उसकी शादी का टाइम आने लगता है, तो हर माँ का ये कर्तव्य होता है। देखो, लड़कियां हमेशा ये देखती है कि माँ अपने मम्मी पापा में डिफरेंसेस है, मम्मी बहुत चिड़चिड़ाती है और कभी गुस्से में बोल देती है, पापा हमेशा ऐसा ही करते हैं, समझते नहीं है, नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे। तो ये कहीं ना कहीं उसके मन पे एक घाव छोड़ देता है। फिर शादी के बाद के रिश्ते में ये सब प्रॉब्लम्स है। तो सोचो, अगर ये सारी चीजें उसके मन में घर कर गई और हमने उसको उसकी
शादी के पहले की कुछ साल पहले की उम्र में ये पहलू अच्छे से उसके साथ डिस्कस नहीं किए, उसको अच्छे से नहीं समझाया, तो वो तो शादी को अलग ही एंगल से देखेगी। जैसे आजकल काफ़ी हो रहा है कि एडजस्टमेंट करने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं। मैं ही क्यों एडजस्ट करूँ? मैं सिर्फ़ उसी ने मेरे से एक्सपेक्टेशन क्यों रखना है? मैंने क्यों नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुमको ही एडजस्ट करना है। सामने वाले ने भी करना है। आजकल लड़का-लड़की बराबर से चलते हैं, हर हर चीज़ साथ में करते हैं, बट कुछ चीज़ें औरतों को ही सँभालनी पड़ती है, कुछ चीज़ें उनको ही करनी पड़ती है और वो करने से फैमिली एक बॉन्डिंग में बंधी रहती है। तो मेरे हिसाब से उसमें अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी और फाइनेंस खर्चा नहीं हो रहा है, तो आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट। एवरी वुमन रादर शुड थिंक अबाउट इट। और लड़कियों को माँ लड़कियों का पहला गुरु होती है। सबसे पहला रिश्ता माँ का लड़की के साथ बनता है, लड़के के साथ बनता है। तो अपने बच्चों को हर चीज़ के बारे में एजुकेट अपने माँ-बाप ने करना बेटर है। काउंसलर, टीचर ये सब तो 6-8 घंटे उनके साथ रह के उनको बता भी देंगे। लेकिन माँ-बाप तो उनके साथ पूरा दिन रहते हैं, पैदाइशी से उनको जानते हैं, उनके हर पहलू को समझते हैं। तो उन्होंने हर तरह का एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। इससे क्या होता है, ये एजुकेट करना, उनसे कम्युनिकेशन रखना, हर मामला उनसे डिस्कस करना, इससे एक बॉन्डिंग डेवलप होता है। और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, एडोलसेंस के फेज में आते हैं, जब वो फील करते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अभी मेरे को कोई भी रोक नहीं सकता, हर डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ, तो उस समय पे अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो ओपनली आके आपसे शेयर कर सके। इस तरह का रिश्ता आपने उनके साथ बचपन से अगर बनाया तो ही वो ओपन अप होंगे। अचानक से 18वें साल में आपको लगने लगा नहीं नहीं अभी आजू बाजू का वातावरण बहुत खराब है, मैंने मेरे बच्चों के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, तुमने सब छोड़ छाड़ के बच्चों को नहीं नहीं मेरे को ये बताओ ऐसा करो वैसा, ऐसा नहीं होगा। सडनली बच्चे नहीं मोल्ड होंगे, उनको बचपन से मोल्ड करना पड़ता है। और ट्रस्ट करो। रिश्तों में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हर उम्र के रिश्ते में 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। हेल्दी रिश्ते में क्या रहता है कि तुम एक दूसरे को रिस्पेक्टेबल समझते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, उनके ना को भी एक्सेप्ट करने का आप मंजर रखते हैं। वैसे ही अनहेल्दी रिश्ते में क्या होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी पर्सन जो रिश्ते में ना खुश है, पहले उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो रिश्ता हेल्दी है या अनहेल्दी है। ऐसा कोई भी रिश्ते में किसी ने भी एक दूसरों को जताना गलत है कि मैं हूं इसलिए तू है, मेरे कारण ये सब हो रहा है, नहीं तो तू अकेला या अकेली क्या कर सकती थी। चाहे वो बच्चों को बोलो, तुम हस्बैंड को बोलो या वाइफ को बोलो। देन अगर सडनली कभी लगता है किसी को भी, बच्चों को लगता है, हस्बैंड वाइफ को लगता है, दोनों में से किसी को कि मैं थोड़ा भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इतने साल मैंने बच्चों की जिम्मेदारी निभा ली, सब कुछ कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, तो मैं कुछ अपने हॉबीज को थोड़ा सा ध्यान देके उसको डेवलप करना चाहती हूँ। तो ऐसे समय पे उसको एनकरेजमेंट मिले तो वो कर सकती है, नहीं तो वो कर तो नहीं सकती है, कोशिश करते रहती है और फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका बढ़ता है, रिश्तों में दरारें आने का डर रहता है। तो हर रिश्ते को तुम अगर प्यार के से नरिश करोगे तो वो रिश्ता हमेशा अच्छा ही फल देगा। जैसे मैंने शुरू में बोला आपको कि
हर रिश्ते की शुरुआत अपने आप से करो। सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप से रिश्ता बनाओ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, तो अपने आप बाकी का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे अपन अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि ये यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, ये चीज तुमको करना है, ये चीज नहीं करना है। वी एडल्ट्स ऑल्सो हैव टू सेट बाउंड्रीज। शादी के बाद में शादी और शादी के पहले के परिस्थिति में बदलाव जो आता है, उसको बोलते हैं बाउंड्रीज सेट करना। वो बाउंड्रीज सेट करके तुम तुम्हारा लाइफ अलग मोड से जीने लगते हो शादी के बाद। ऐसे नहीं कि पहले रिश्तों को बंद करो, खत्म करो, बट उनको और अभी के रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करो, प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करो। दूसरी बात है विश्वास। विश्वास ऐसी चीज है जिससे हर रिश्ता सालों तक बना रहता है, नए सिरे से बनता है और टूटता भी है। विश्वास को अविश्वास में परिवर्तित होने मत दीजिए। उससे क्या होगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुमको विश्वास कमाने के लिए पूरी उम्र लग जाती है, गंवाने को 1 मिनट काफी है। तो एक दूसरे पे विश्वास करो, छोटी छोटी बातों को अविश्वास में परिवर्तित होने से पहले एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। विश्वास करने का मतलब क्या होता है? आपको लगेगा कि मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ, वो भी मेरे पे विश्वास करते हैं, बट उसको डिफाइन कैसा करें? विश्वास करना यानी कोई भी रिश्ते में फ्रीडम ऑफ चॉइस थोड़ा बहुत रहना चाहिए, अपने अपने हिसाब से रहने की फ्रीडम रहना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करने का फ्रीडम रहना चाहिए, ड्रेसअप करने का फ्रीडम रहना चाहिए। कभी कभी का जिंदगी में खुश रहने के लिए, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ना बोलना भी जरूरी होता है। ये हर दो लोग जो रिश्ते में बंधे रहते हैं हर नाते से, उन्होंने समझना जरूरी है और समय पे ना बोलना जरूरी है। अविश्वास, अविश्वास करने से अविश्वास है ये कैसे समझ में आता है? जैसे देखो, तुम तुम्हारे बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ हैंग आउट करो, डे आउट तुम घूम के आओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, 8 बजे तक आओ। ठीक है, 8 बजे बच्चा नहीं पहुंचा घर पे, तो तुम 8 बजे फोन करोगे, 8:15, 8:30, 8:45, जबकि 8 बजे के फोन के बाद बच्चे ने बोला है कि मम्मा मेरे को आधा पौन घंटा लगेगा, आई एम सेफ, कमिंग बैक सून। तो फिर हर 10 मिनट में फोन करना अविश्वास को इसमें अपने जिंदगी में जगह देने वाली बात है दो रिश्तों के बीच में। ठीक है, आपको एंजाइटी है, आजकल आजकल का वातावरण थोड़ा सा ऐसा है कि डर लगता है, बच्चे सच में जल्दी नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, अपने से कुछ छुपा तो नहीं रहे। ठीक है, ये सारे सवाल जरूरी है, आना मन में गलत नहीं है, बट अपनी एंजाइटी अपने बच्चों से के साथ बात करके उनमें परकोलेट मत करो। उससे क्या होता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर अगली बार वो झूठ बोलने लगते हैं। जैसे ये बच्चों का और माता पिता का रिलेशन में है, वैसे हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है कि अगर अचानक एक दिन कभी भी बाहर ना जाने वाली, बहुत देर बाहर ना रहने वाली वाइफ ने 1 घंटे के लिए बाहर जाती है ऐसा बोल के 2-3 घंटे बाहर चली गई, तो काफी बार ऐसा होता है हर थोड़ी देर में फोन करके कहाँ हो, सच में वही हो ना तुम, मेरे को बताया वही जगह ही हो ना तुम। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुमको डाउट हो सकता है, परिस्थिति वैसी हो सकती है, बट जब तक वो घर नहीं आती शांत रहो। आने के बाद में पहले उसकी बातें सुन लो। वो जब कोई चीज बताएगी, कोई भी इंसान जब अपने से बात करता है, उसके बातों से और उसकी वो नजर अपने से किस तरह से मिलाता है या नहीं मिलाता है, उससे समझ में आता है वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अकॉर्डिंगली उसके बाद में अपने विचार व्यक्त करो सही समय पे। उससे क्या होगा कि उसकी गलती का उसको एहसास भी होगा, रिश्ता भी टिका रहेगा। जेलसी एक फैक्टर है जो नहीं आना चाहिए कोई भी रिश्ते में।
जिससे रिश्तों में दरारें पड़ती है और वो कभी भी नहीं मिट सकती। जेलसी लाइफ लॉन्ग रहती है। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, हर इंसान को आत्मसम्मान रहता है, सेल्फ एस्टीम रहता है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और वही जड़ होती है इंसान को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने के लिए, खुश रहने के लिए, खुशी से जिंदगी बिताने के लिए। तो अपना सेल्फ एस्टीम कभी भी कम मत होने दो। अपने आप को हमेशा अच्छे नजरिए से देखो। लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचना कम करो। अपने आप को अपने बारे में क्या लगता है इसका विचार करो। आप बेसिकली रहते हैं किसी किसी के लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं जिसके कारण अ, उनको कुछ छोटी छोटी बातों का फियर रहता है। फियर रहना गलत बात नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा मैंने खुद अनुभव से सीखी है। मैं स्टेज पे खड़े रह के 2 सेंटेंस भी बोलने के लिए बहुत डरती थी। मेरे को बहुत टेंशन आता था। लेकिन मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने मेरे को हमेशा इनकरेज किया, नहीं नहीं तुम कर पाओगी, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू गो ऑन स्टेज, अच्छे से बात कर सकती हो तुम। जबकि मैं नहीं कर सकती थी, मेरे को मालूम था। बट उनके इस इनकरेजमेंट के कारण मैंने कोशिश जारी रखी और आज मैं मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता है कि मैं आज विदाउट स्टेज फियर हर जगह जाके विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन 20 मिनट से 25 मिनट का टॉक या कन्वर्सेशन कर सकती हूँ। तो ये हर किसी को अपने आप को इस फियर में से बाहर निकाल के खुद को सिद्ध करना पड़ता है। उसके लिए यू नीड समवन टू सपोर्ट यू, एनकरेज यू। बट कोई ना कोई लाइफ में मिल जाता है जो तुमको सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है। और जब भी ऐसा कोई बंदा तुमको लाइफ में मिलता है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं हर औरत को बोलना चाहूंगी, इफ समथिंग सम अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, जस्ट से यस। ये मत सोचो तब कि मेरे को जमेगा क्या, हाँ बोल दो। और एक बार हाँ बोल दिया ना, जैसे एग्जाम, मेरे को 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, एक अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को अपियर तो होना है, उसके लिए मेहनत तो करूंगी मैं पास होने तक के लिए। तो हाँ बोल दिया ना, तो फिर अपन मेहनत करते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, कोशिश करते हैं। पहली बार में उतना अच्छा नहीं मिलेगा रिजल्ट, बट धीरे धीरे वी स्टार्ट इम्प्रूविंग। इस तरह से तुम अपने आप को सुधार सकते हो। यू योर सेल्फ कैन हेल्प योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ ऑल द फियर्स ऑफ योर लाइफ, all the complexes in your life, and nobody is born perfect. Nobody is born perfect. Remember this. Healthy relationship के कुछ components है। First component, commitment. Commitment is the basic, rather मैं बोलूंगी रिलेशनशिप का जो बेसमेंट है, घर का जैसा बेसमेंट होता है ना, वो कमिटमेंट है। कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। Second most important thing is communication. Communications are like pillars of your life or any relationship per se. पिलर्स अगर अच्छे बने, स्ट्रॉन्ग बने, तो ही थर्ड फैक्टर ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप कम्स इन पिक्चर इज ट्रस्ट। ट्रस्ट को मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूंगी। बेसमेंट हो गया कमिटमेंट, पिलर्स हो गया कम्युनिकेशन, और जो स्लैब डलता है घर पे, छत, वो ट्रस्ट है। अगर छत अच्छी तरह से बने, उसको अच्छे से पानी दो, स्लैब को 21 दिन उसकी मरम्मत करो, अच्छे से उसको प्यार से सहेजो, तो जिंदगी भर वो हमको उस घर में रहने के लिए छत के रूप में सपोर्ट करता है। ऐसा ही ट्रस्ट अपने को पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहने में हेल्प करता है। चौथा कंपोनेंट है हेल्दी रिलेशनशिप का, रिस्पेक्ट। Respect is, something is not to be demanded, it is commanded.
ऐसा बोलते हैं। बट समटाइम्स इन लाइफ कभी कमांड करके भी जब वो नहीं मिलता है तो ट्राई टू डिमांड इट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सामने वाला कभी कभी अपना कमांड समझता नहीं है या समझना चाहता नहीं है। तो उनको बोलो, जैसे बच्चों को उनको बोलना है कुछ बातों में, अगर इस तरह से तुम मेरे से बर्ताव करोगे या हस्बैंड को भी या कोई भी रिश्ते को, तो मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। यू नीड टू रिस्पेक्ट मी, टॉक टू मी इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, तो मैं हर चीज करूंगी, बट ऐसे डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मला गृहीत धरू नका। पांचवा पहलू है रिश्ते का, प्यार, लव। लव is important, though it is important, it is the fifth aspect of relationship, because ये पहले चार एस्पेक्ट्स को अगर तुम अच्छे से सहेजो तो प्यार अपने आप उसमें आएगा। प्यार की बाहर तो आएगी, लेकिन सिर्फ प्यार रहेगा और ऊपर के चारों कंपोनेंट्स माइनस कर दोगे तो कितने दिन प्यार के सहारे तुम एक दूसरे के साथ अच्छे से हैप्पीली रहोगे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो थिंक दीज थिंग्स एज अ लेयर्स ऑन द केक विथ इंटीमेसी, एंड हर लेयर की अपनी वैल्यू है, उसको हर अच्छे से संभाल समझने की कोशिश करो, तभी वो रिश्ता फलित रूप से तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। विश्वास को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि हर रिश्ता विश्वास के तंबू पे बना रहता है। Importance of you in a relationship and still maintaining friendship and independence is all because of trust. Respect is something जिसके कारण तुम्हारी लाइफ को वैल्यूज, तुम्हारे फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस मिलता है, तुम्हारे थॉट्स एक्सप्रेस करने का तुमको कॉन्फिडेंस मिलता है, और इमोशनल बैलेंस मिलता है लाइफ को। देन इमोशनल फैक्टर जो है, सी, भावना जिंदगी में हर एक के रहते हैं, इमोशंस सबको रहते हैं, बट इमोशंस अपने ऊपर इतने हावी मत होने देना जिससे तुम्हारा हेल्थ अफेक्ट होने लगे। ट्रस्ट मी, काफी औरतों को मैंने देखा है, दे, नॉट ऑल, आई डोंट मीन टू से कि सबको, बट काफी हद तक कोई भी औरत को, जब वो बहुत ज्यादा बीमार है, कुछ दिनों से उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बार बार नॉशियाटिक फील होता है, पेट में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, तो मेनी अ टाइम्स शी इज गोइंग थ्रू वेरी बैड इमोशनल पैच, इमोशनल स्ट्रेस। ये देखना सोचना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो वो अपने शरीर पे हावी होता है और हेल्थ अफेक्ट होने लगता है, और फिर हेल्थ इश्यूज लेके अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, काफी टेस्ट करने के बाद लगता है कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको ऐसा ऐसी नजर से देखा जाता है ऐसी औरत को कि इसको तो कुछ नहीं है, बस बार बार कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं रहता है। शी हैज सम प्रॉब्लम, शी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपन अप विथ यू और rather with anyone, तो ऐसे समय पे डॉक्टर कैन बिकम अ गुड काउंसलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर इमोशनल स्ट्रेस, family stress, as can guide how to cope up with that and manage her health aspects also. Menstrual cycle, periods and all, they are many a times have impact of stress on them. ज़्यादा पीरियड्स में तकलीफ होना, पीरियड्स डिले होना, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि उसमें कोई बीमारी नहीं रहती है, बट बीमारी के साथ स्ट्रेस फैक्टर हो तो स्ट्रेस फैक्टर को नलीफाई करने के बाद में काफी हद तक वो बीमारी इजीली सॉल्व हो जाती है दवाई से। तो अनहेल्दी रिलेशंस को का सिग्नल समझने की कोशिश करो और हेल्दी रिलेशंस को ऑप्ट करने की
जिम्मेदारी अपनी है, उसको रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाओ तो सामने वाला अपने आप 2 कदम आगे बढ़ाएगा। हर रिश्ते में बूस्टिंग एवरी रिलेशनशिप इज नीडेड। जैसे डिस्कनेक्शन आता है कोई भी रिश्ते में फॉर सम और अदर रीजन, दोस्तों में हो, कोई माँ बाप में हो, बच्चों में हो, या कोई रिलेशनशिप में है उनमें हो, तो ऐसे समय पे दोनों में से एक ने ये सोचना चाहिए कि अगर ये रिश्ता मेरे लिए कीमती है तो मैंने वो रिकनेक्ट होने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, वो करने की कोशिश करना चाहिए। रिलेशनशिप उससे बूस्ट होता है। जैसे किसी को कैडबरी लाके देने से खुशी मिलती है, किसी को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाने से खुशी मिलती है, किसी को शॉपिंग करने से खुशी मिलती है। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, बट यू नो ईच अदर्स इंटरेस्ट, ईच अदर्स व्यूज, and you can reconnect your own people with your own efforts without taking anyone else's help if you really introspect into uh, your own self. Then basically, I would like to tell one thing is grass is always greener on the other side. Married people feel that singles are happy, singles feel married people have someone to share with. Both can be happy, both can be unhappy, because human beings are not machines to be always happy or unhappy. There are ups and downs in life. So, if you are single, try to sort out your issues, try to make yourself happy, try to find something which can make your life happy, and same applies to married couple. Abusive relationship. Abusive relationship में क्या होता है कि अननेसेसरी मिसबिहेवियर होता है किसी एक के साथ दूसरे की तरफ से, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो। फिर तो एक लिमिट तक छोटी मोटी बातें इग्नोर करना इज ओके, बट अगर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे अपने को बहुत तकलीफ हो रही है, तो आई थिंक यू शुड टेक अ कॉल एंड either discuss with someone nearest and dearest from your family। और अगर तुम कभी कभी ऐसा लगता है फैमिली पीपल मे बी प्रिजुडाइज्ड जजमेंटल अबाउट योरसेल्फ एंड दे मे थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, तो व्हाई डोंट यू ऑप्ट फॉर अ काउंसलर। काउंसलर इज नॉट अ स्टिग्मा दीज डेज, इनिशियली इट वाज। काउंसलर के पास जाना यानी तुमको कोई मेंटल बीमारी है ऐसा मत सोचिए। तुम तुम्हारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर चुके हैं। अब हम लोग जब अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं ना तो हम एक ही एंगल से सोचते हैं, लेकिन जब किसी और के पास अपन अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो हर एस्पेक्ट अपने को समझाता है और फिर रियलाइज होता है कि हम भी कोई दूध के धुले नहीं, हमसे भी तो गलतियां हुई है, वो हमको हमारी गलतियां नहीं दिखती, इसलिए फिर प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो बेटर टेक हेल्प व्हेन एट राइट टाइम टू स्टॉप फ्रॉम ब्रेकिंग एनी रिलेशनशिप। इससे हर रिश्ता बचेगा टूटने के पहले। टूटना तो बहुत आसान है। सो मैं आपको इतना और एक चीज बोलना चाहूंगी कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना है आपको, और उसको हेल्दी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है हर एंगल से। नहीं होता है तो देन उसके बाद में आपको जो ठीक लगे वो आपका डिसीजन होगा। अनहेल्दी रिलेशनशिप में यूजुअली सामने वाला जो भी है रिश्ता वो आपको हमेशा डाउन फीलिंग देगा, पुट डाउन करेगा, डोमिनेट करेगा ऑल एवरी टाइम, हमेशा आप पे चिल्लाएगा, आपका चिल्लाना सहन नहीं करेगा, आपको आपके अपने लोगों से जो उसको पसंद नहीं है दूर रखने की कोशिश करेगा, और पजेसिव रहेगा बहुत। पजेसिवनेस इज नॉट बैड बट ओवर पजेसिवनेस इज समटाइम्स वेरी पेनफुल। फाइनेंशियली आपको तकलीफ होगी उसके कारण, वो फाइनेंशियल डोमिनेंस रहेगा,
हर चीज में डिक्टेटरशिप रहेगी, फ्रीडम कम हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो गो टू अ काउंसलर, बोथ ऑफ यू, समटाइम्स बोथ ऑफ यू गोइंग टुगेदर टू अ काउंसलर विल हेल्प मोर। अगर दोनों नहीं जा सकते तो एक ने तो कोशिश करना चाहिए। सो अपन किसी से अब्यूज हो रहे हैं, इसमें अपना फॉल्ट नहीं है, सिर्फ सामने वाले का भी है। अपने आप को ही दोष देना बंद करो और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखो। सो at the end, I would like to just say a few lines related to any healthy relationship. Like, you, everyone has right to refuse, right to express, right to achieve anything in life, right to change anything in life, right to be treated respectfully, respectable position, right to be safe. And always try to connect with someone to be safe, to be happy, and try to nourish the relationship with love and understanding and support it with trust. Try to ignore the few mistakes of each other's so that your life can set a new happiness goal and your family is prevented from breaking up. Thank you so much for patient listening and hope I have expressed my views related to relationships from my perspective. Your questions are most welcome. Here, I would like to stop my conversation related to relationship. We will meet again on fourth Saturday of this month, same time, on the same Facebook Live with new topic. Thank you so much.